छोटे छोटे बच्चे आज से फाउंडेशन बैच का चालू करते हैं हम लोग क्लास। और ये बहुत ही अजीब सा टाइम है। पहले तो टाइम को सुधारने की जरूरत है। जो तुम लोगों के बैच की टाइमिंग होने वाली है वो 2-4-6 में, वो रात में 9 बजे से 11 बजे तक। ये फाउंडेशन बैच की टाइमिंग, क्योंकि अब जितने भी जो चाहे वो रैंकर बैच है चाहे फाउंडेशन बैच है उन सबकी टाइमिंग 9 से 11 होने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट बात, आज इंट्रोडक्टरी क्लास मैं तुम लोगों से जान पहचान बढ़ा लूंगा और छोटी छोटी बातें करूंगा और तुम लोग मुझे आंसर दोगे। और इस प्लेटफॉर्म में मैं सुन के ही तुम लोगों को समझ पाता हूँ। तो जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना मैं आपके बारे में समझ पाऊंगा, आपकी समस्याएं समझ पाऊंगा। पूरा प्रोसेस है 2 साल का तैयारी का, और बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मुझे आपके बारे में सारी जानकारियां होना चाहिए कि कौन से फेज में किस तरीके के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आप, कैसा कंफर्ट जोन है आपका। तो उसके लिए मुझे और अभिनंदन सर किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। तो ये मैंने बता दिया। एक और बात मैं बता दूं, आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी टाइप की होने वाली है। कोई चैप्टर नहीं चालू करेंगे। अगले टर्न पे क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो जो मेन वाला बैच है वो वहां से हट जाएगा। तब फिर हम लोग इस जगह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो अगली तुम लोग क्लास होगी वो ट्यूसडे पे ही होगी। ट्यूसडे को मेरे ख्याल से फर्स्ट है, और 1 अप्रैल मत समझ लेना, वो ट्यूसडे को क्लास चालू हो जाएगी तुम लोगों की। आज जो डेट है वो 27 मार्च। तो छोटी छोटी बातें हम लोग करना चालू करते हैं। तो मैथ्स के बारे में बात चालू होती है तो सिर्फ एक ही चीज है जहां से मैथ्स चालू होती है, वो नंबर्स है। और सारे लोगों को लगता होगा कि यार फिर से वही नंबर्स। तो अलग अंदाज में नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि बगैर नंबर से तो मैथ्स होती नहीं। तो हम लोगों की मैथमेटिक्स में 2 तरीके के नंबर्स होने वाले हैं। नंबर्स किस तरीके के होने वाले हैं ये सारे लोगों को समझ में आता है। क्लासिफाई करना चालू कर दिया मैंने। नंबर या तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर होगा, या फिर रियल नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर, चूंकि 10th तक बहुत कम जगह पर इमेजिनरी नंबर मिलते हैं तुम लोगों को, और तुमको तभी मिलते होंगे जब क्वाड्राटिक को जब तुम सॉल्व करते होगे और धराचार्य लगाते होगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग इमेजिनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग बात सोचते हैं तो जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए। और इसी को आई बोलते हैं, इसी को प्योर इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर अगर निगेटिव हो जाए तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर्स क्रिएट होना चालू होते हैं। तो यहां से हम लोगों ने एक बात सीखना चालू कर दी कि अगर अंडर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है और ए अगर लेस देन 0 हो गया तो ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी को बिलोंग करने लगेगा। तो लेकिन पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम बात करते हैं, रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करते हैं। और रियल नंबर्स में अगर जब भी बात करी जाएगी और कहीं पर अंडर रूट ऑफ ए लिखा होगा तो ए की वैल्यू हर हालत में कैसी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। अरे क्या इतनी बात सारे लोगों को समझ में आती है? चलिए, तो ये जो भी मैंने लिखा, इनके अलावा भी एक और वेराइटी ऑफ नंबर्स हैं जो कि 11th में एक पूरा चैप्टर होता है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर। और दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं दे आर ऑल बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड जो कि ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ए मेरे पास क्या हो गया, वो रियल नंबर हो गया। और आई बी मेरे पास क्या हो गया, जैसे ये आई हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई बी जैसी चीज हो गई, वो प्योर इमेजिनरी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को आपस में जोड़ दिया तो वो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाएगा।
तो जितने भी दुनिया के रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स, दे ऑल बिलोंग्स टू दिस सेट ओनली, सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं इसी जगह पूछूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, ये तो पूरा एक चैप्टर आएगा, हम लोग पूरे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के करस्पॉन्डिंग भी थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि √4 अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर? +-2। किसी ने कहा +-2। क्या कोई है जो कि इससे डिफर करे कि नहीं, √4 की वैल्यू ये नहीं होती है? मेरे ख्याल से सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि √4 इज इक्वल टू +-2। क्या सारे लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये देखो, तुम लोग गलतियां करो, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है गलतियां करने का, लेकिन अपनी गलती छिपाना नहीं। अगर कहीं कोई चीज गलत हो जाए तो मुझे बता दे। जैसे मुझे मालूम था कि तुम लोग गलत करोगे, ये गलत है, और क्यों गलत है अभी मैं समझाता हूं। लेकिन ये गलतियां पूरे मैथमेटिक्स को खराब करने के लिए बहुत बड़े होते हैं। छोटी छोटी चीजें तुम लोगों से गलत करवाई जाएंगी और तुम लोग गलत कर दोगे और उससे तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। तो अब पूरा जो आइडिया है कि चीजें बिल्ड हो और प्रॉपर सेंस में बिल्ड हो, जिसमें कि आपको आपकी गलतियां मालूम चलती रहें और उनको सुधार होता चला जाए। तो जैसे √4 की वैल्यू +-2 बताई, ये गलत है, उसका कारण क्या देखो। अच्छा, ये क्यों बोला गया ये भी मुझे मालूम है। वो इसलिए बोला गया क्योंकि अगर तुम्हारे पास x² = 4 लिखा हुआ है और कहीं पर x = √4 लिखा हुआ है, अरे क्या दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है? बताइए भाई, क्या दोनों क्वांटिटी सेम है कि डिफरेंट है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर हम जो स्क्वायर है अगर उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके हिसाब से ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो यही आपके पास आ जाएगा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ लेके जाऊंगी तो स्क्वायर ही बदलेगा वो वहां पे दूसरे साइड पे। मतलब तुमने कहा कि अगर इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये क्वांटिटी आपके हिसाब से सेम लिखी हुई है जी। एक छोटे से सवाल का उत्तर दीजिए, ये कितने डिग्री की इक्वेशन दिख रही है? 2 डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री है जी। ये सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। एक्स की पावर अलग पार्ट है, वो स्क्वायर है तो उसका जो डिग्री रहेगा वो 2 रहेगा और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें 1 रहेगा। बिल्कुल। तो आपने कहा कि ये जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट डिग्री का टर्म लिखा हुआ है, ये फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, दिस इज फर्स्ट डिग्री। और ये मेरे पास कितने डिग्री का है तुमने बताया, सेकंड डिग्री। अच्छा, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी? एक, मतलब इस इक्वेशन के तो फर्स्ट डिग्री है इसलिए नंबर ऑफ रूट्स विल बी 1। और ये सेकंड डिग्री, अच्छा सेकंड डिग्री इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं? 2। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आने वाले हैं? 2। अच्छा, एक इक्वेशन जो लिखी है उसके 2 रूट आने वाले हैं और एक इक्वेशन लिखी है उसका 1 रूट आने वाला है, तो क्या ये दोनों सेम चीजें हैं कि अलग अलग चीजें हैं? डिफरेंट है, बिल्कुल पक्की बात है। मतलब पहली बात, एक तो सारे लोग एग्री कर गए कि जो किसी ने समझाया था कि इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, ये तो मैनिपुलेट किया जा रहा है।
अभी एज सच जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या इक्वेशन दोनों सिमिलर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दे आर डिफरेंट इक्वेशंस, इसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे और तुरंत समझ में आया कि दिस इज अ सिंगल डिग्री इक्वेशन एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन रूट while this is second degree equation and it is going to produce number of roots will be 2। तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पर किया है ये सब गलत किया है, इसको हटा दिया जाए। तो अब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये मेरे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये मेरे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ और वहां पर मैं तुम लोगों से कुछ बातें करता हूँ। अगर मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करूंगा तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको 0, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, इधर एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, और इसको लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और चूंकि ये इतना छोटा सा सवाल है कि इतना फ्रीक्वेंटली नजर आता है कि इसका सोल्यूशन यही समझ में आता है और ये याद ही होता है। इस तरीके की क्वेश्चन को देखकर हम लोग सीधे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख लेते हैं, और लिख भी लेना चाहिए, सरल सी बात है। लेकिन अगर मेरे पास x इज इक्वल टू √4 लिखा हुआ है तो इस इक्वेशन का एक ही रूट निकल के आना चाहिए, और वो जो रूट आने वाला है वो मैं बताने वाला हूं। वो मेरे पास सिर्फ x इज इक्वल टू 2, √4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है। √4 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, वो कभी नेगेटिव ही नहीं आ सकता। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख दो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट ऑफ a लिखा हुआ है और अगर हम लोग रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस पूरे नंबर की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और अगर अंडर रूट ऑफ a लिखा हुआ है और a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इस पूरे नंबर की वैल्यू 0 ही आएगी। क्या मेरी बात समझ पड़ रही है सारे लोगों को? यस सर। ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी बात। मतलब मैंने इस स्टेज पे तुम लोगों को 2 बातें सिखा दी जो कि बहुत कीमती हैं, जो कि 2 साल हर जगह इस्तेमाल होने वाली हैं। और जो 2 बातें मैंने सिखाई वो कौन सी बातें सिखा दी तुम लोगों को कि हम लोग जब रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, दिस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहली बात तुम लोगों ने सीखी। और दूसरी बात क्या सीखी कि एज लॉन्ग एज a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अंडर रूट की जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वालिटी क्यों लगा रखी है? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो अंडर रूट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर a पॉजिटिव हो गया तो अंडर रूट की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ जाएगी। क्या मेरी बात साफ सुथरी समझ में आ रही है सारे लोगों को? Yes. तो ये जो सिखाया जाता है तुम लोगों को कि यार नंबर लिखना चालू कर दिए, मैंने भी नंबर लिखना चालू कर दिए। तुम मैथ्स का कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो नंबर ही लिखना चालू करता है, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है जिंदगी कि यार ये क्या फिर से नंबर चालू हो गए। लेकिन बगैर नंबर के मैथ्स वाले सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो नंबर लिखना है, लेकिन वो नंबरों को लिख के जो बातें लिखी जाती हैं उनकी क्या कीमत है वो भी समझने की जरूरत है। जैसे तुम लोगों को अब समझ में आ गया कि आज के बाद कभी भी कोई भी अंडर रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला है तो, और रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। दिस इज द मस्ट कंडीशन। और इसके करस्पॉन्डिंग इस पूरे टर्म की वैल्यू कैसे निकल के आने वाली है, हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। तो पहली बात सब लोगों ने सीखी। थोड़ी सी और बात करते हैं तो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा तुम लोगों को लगने लगेगा। देखते चलो, मतलब ये जो बातें हैं ये बातें सवालों में कैसे इस्तेमाल करी जाती हैं ये हमारे लिए कीमती है। तभी तो मैंने अंडर रूट 4 की वैल्यू पूछी, वो भी तो एक जगह जगह टर्म नजर आएगा, और वो फिर कैसे हम लोग संभालने वाले हैं ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। देखो मैं एक और सम लिखता हूँ और तुम लोग सॉल्व करके दिखाने वाले हो। अरे क्या सारे लोग फैक्टर करना जानते हैं, रूट से निकालना जानते हैं? अरे क्या ये सब आता है काम? Yes, sir. जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिख दूं, तो ये तो बहुत ही बेकार सा सवाल है। क्या इस इक्वेशन के सारे रूट्स निकाले जा सकते हैं? सब लोग निकाल दो फटाफट। So 2 and 3. बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि भाई ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया मैंने, और कैसे किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है कि जो 2 नंबर मेरे पास आए उनका सम तो ये हो जाए और उनका प्रोडक्ट ये हो जाए, और इसके फैक्टर कर लिए।
और यहां से मेरे पास x इज ईदर 2 और x इज इक्वल टू 3, ये दो आंसर है। तो ये तो बिल्कुल सीधी सी इक्वेशन थी, जो कि कुछ लोग अगर फैक्टर करने में कमजोर हैं तो वो धराचार का फॉर्मूला लगा देते हैं, और धराचार का फॉर्मूला लगा दोगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। और धराचार का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, और क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। इसमें a कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -5 आ जाएगी, और c की वैल्यू 6 लगा देंगे, और ये सारी वैल्यूज उठा के उस गिवन फॉर्मूले में अगर पंच कर दी जाए तो मेरे पास x की वैल्यू आइडेंटिफाई निकल हो जाएगी, जो कि मेरे पास यही आने वाली है। तो चाहे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पा रहे हो तो कर दो, और कई बार नहीं कर पाओगे तो धराचार लगा देंगे और उससे मेरे पास रूट सेटल कर देंगे। चलो, तो अभी मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, लेकिन उसके पहले एक और छोटा सा सवाल लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ उसको सॉल्व करके दिखाओ। मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, एक्स के लिए मुझे सॉल्व करना है। तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जब सॉल्व किया तो इतना सरल सवाल सॉल्व किया, जो कि मैंने फटाफट सॉल्व कर लिया, और तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया तो कितना खतरनाक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया। लेकिन अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता तो है नहीं। तो क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए इसको? तो मेरे ख्याल से कुछ किसी के मन में कोई आइडिया चल रहा होगा, किसी के मन में कोई आइडिया चल रहा होगा, और कुछ लोग तो इंतजार करेंगे कि क्यों इतना परेशान कर रहे हैं मुझे ये छोटे छोटे बच्चों को। तो मेरा तो काम ही है परेशान करना, मैं साल भर परेशान करूंगा और तुम लोग मुस्कुराते रहना, ठीक है? तो ये जो भी मेरे पास सम लिखा हुआ है, पहले सब लोग कहेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाए। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 33 का स्क्वायर लिखा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अरे क्या ऐसे ही दिमाग में चल रहा है? कोई है? Yes. बताइए क्या 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 करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, कैसे धराचार डाल दो। हाँ जी, धराचार लगा दी। धराचार। यार बहुत डरावना काम होगा, मुझे तो डर लग रहा है धराचार लगाने में। मतलब तुम देखो ना, 33 का स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स आएंगे, कितने नंबर आ जाएंगे गंदे गंदे। मैं तो डर रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेशन गलत कर दूंगा अगर मैंने इस सवाल को सॉल्व करना चालू किया। लेकिन अगर तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 33 का स्क्वायर। ये जो भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 33 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 33 का स्क्वायर इंटू 12 माइनस 34 दिस इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये वाला नंबर ए हो गया, ये वाला नंबर बी हो गया, और ये वाला नंबर सी हो गया। अब पहले तो ए की वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई करो, बी की वैल्यू निकालो, फिर सी की वैल्यू निकालो, फिर धराचार का फॉर्मूला लगाओ। सर डायरेक्ट इक्वल सर हो गया सर। सॉल्व कर दिया आपने? हाँ सर। कैसे किया बताइए? सर नॉर्मल मेथड से ही श्रीधराचार्य लगा के। अरे बहादुरी दिखा दी तुमने, इसमें सारी वैल्यूज पंच करी। हाँ सर। अच्छा, लेकिन मतलब मैं चाहता नहीं था कि तुम लोग इतना लेबर करो। मैं देखो, हमको सवाल सॉल्व करने में दो काम किए जा सकते हैं। एक काम तो ये कि मेहनत कर डालो, और दूसरा काम ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से सवाल को सॉल्व कर लो। तो मेहनत करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा,
देखो मेन का जो पेपर होता है ना और जो एडवांस का पेपर होता है उसमें ये डिफरेंस होता है। मेन के पेपर में भी तुम जानते हो पेपर किस फॉर्मेट का होता है। वो 3 आवर का पेपर होने वाला है, 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। उस 3 आवर्स के पेपर में फिजिक्स भी होने वाली है, केमिस्ट्री भी होने वाली है, मैथ्स भी होने वाली है। और मैथ्स में भी 25 सवाल, केमिस्ट्री में भी 25 सवाल, फिजिक्स में भी 25 सवाल। और मैथ्स के सारे सवालों में कैलकुलेशन ही होता है। मैथ्स है तो कैलकुलेशन हो गई। और अगर थोड़ा सा समझदारी से करोगे तो कैलकुलेशन हमारे हाथ में है, हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए, करेक्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, और साथ में इंटेलिजेंट मेथड्स भी आने चाहिए। मतलब थोड़ा सा संभाल के अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हो सकता है कि मेरा समय भी बच जाए और मेरा ज्यादा तेजी से सॉल्व हो जाए। किसी ने कहा कि उसने इस तरीके से ही किया, लेकिन ए बी सी सबकी वैल्यूज निकाली और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर सिंप्लीफाई कर लिया और उसका आंसर आ गया। आंसर भी बता दो तो सही नहीं दिया होगा। हाँ आंसर बता दो क्या आया तुम्हारा। हाँ सर, एक रूट 0 है और एक 7। अरे यार जीरो कैसे हो जाएगा, लगा के देखो ना। जीरो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सर वो रूट में इतनी बड़ी वैल्यू थी 58110129। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन एक मैं एक बात तुमको पक्का बता दूं कि तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। तुमने मतलब अंडर रूट के अंदर जो नंबर पढ़ के मुझे सुनाया ना, उससे तो मुझे पसीना आ गया कि क्यों इतनी बहादुरी दिखा है यार, ये तो सुसाइडल है। और तुम जो एक बहुत छोटी सी बात है, अच्छा तुम मुझे बताओ कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर सेटिस्फाई, एक्स की वैल्यू जिस पे वो सेटिस्फाई है। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। तुमने कहा सोल्यूशन वो x which is going to satisfy the given equation when substituted in the equation, ठीक है ना। वैल्यूज of x for which given equation becomes an identity। आइडेंटिटी का मतलब कि 0 बराबर 0 आ जाए, 1 बराबर 1 आ जाए। जैसे कि अपन लोगों ने अभी जो सवाल सॉल्व किए जिससे कि x बराबर 2 और 3 निकाला, 2 अगर इसमें लगाओ तो देखो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा, 3 अगर लगाओ तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। वैसे ही उसके पहले मैंने ये वाला सम सॉल्व किया तो x की वैल्यू +-2 आ गई। +-2 इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करो तो देखो बराबर बराबर आ जाएंगे दोनों साइड। अरे क्या दिख रहा है ना तुम लोग। तो निश्चित बात है जो सोल्यूशन मेरे पास निकल के आ रहा है वो मेरे पास किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस इक्वेशन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। और तुमने इस सम का आंसर x बराबर 0 बोला। जैसे ही 0 यहां रखोगे, यहां पर कितना 12 और दूसरी तरफ 34 डिवाइडेड बाई 33 का स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं सर, तो निश्चित बात है तुम्हारा आंसर गलत है। और तुम खुद सोचो ना यार, इतने बड़े बड़े नंबर रखोगे तो क्या बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेट भी कर पाओगे तुम? फिर पूरा अंडर रूट निकालना है, फिर डिवीजन करना है। निश्चित बात है ये बहुत झंझट का काम होने वाला है, तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या किया जाए ताकि ये सम सॉल्व हो जाए? कोई कोई मदद करे तो। सर इक्वल पुट कर दीजिए दोनों ब्रैकेट। दोनों ब्रैकेट इक्वल। इन्होंने देखो एक और ज्ञान दिया मुझे, इन्होंने कहा x-3 और सर एक ब्रैकेट इक्वल की उस साइड। रुको तो। नहीं सर ये नहीं, हाँ ये नहीं करें ना। x-3 बराबर 34/33 का स्क्वायर। x-3 इज इक्वल टू 34/33 का स्क्वायर। ऐसा ये कैसे मान लिया तुमने? और तुम बोल रहे हो x-4 इज इक्वल टू 1 ले लें। हाँ सर, दो ब्रैकेट इक्वल है, मतलब दो इक्वल टू जैसे 0 में रखते थे इक्वेशन। हाँ हाँ वैसे इसमें रख देंगे। वैसे रख देंगे। अच्छा तो मुझे ये बताओ, कहीं लिखा हुआ है मेरे पास तो। अच्छा तो कुछ और बातें करो अभी तो, इस जगह तुम मुझसे चटपटी बातें कर रहे हो तुम। अच्छा यहाँ से एक x निकला, वो एक आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक x निकला, क्या वो एक आंसर हो जाएगा? ये कहना चाहते हो? यस सर। अच्छा तो अब एक सवाल बताओ, जैसे लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -1, ऐसा लिखा हुआ। तो तुमने, मैंने कहा सॉल्व करो, तो तुमने कहा कि एक x बराबर मैं -1 ले ले रहा हूं और x प्लस 1 बराबर 1 ले ले रहा हूं, ऐसा बोल रहे हो ना तुम। इसको तुमने x प्लस 1 बराबर -1 है। तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं लिख देता हूँ। तुमने कहा कि x प्लस 1 बराबर -1 ले लिया और x बराबर 1 ले लिया, यही बोल रहे हो ना। और इससे क्या आ गया तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू -2 और इससे आ गया x इज इक्वल टू 1। तो तुम्हारे हिसाब से दो आंसर आ गए।
सर x अरे इक्वल्स रुको टू तो, -1 है ना? हाँ x इज इक्वल टू -1 लिया तुमने कि x+1 इज इक्वल टू -1 लिया? सर इक्वल्स में -1 रखा है, तो एक बार x को -1 के बराबर रखेंगे और एक बार x+1 को -1 के बराबर रखेंगे। अच्छा, चलिए जैसा तुम बोलो भाई, एक बार x को -1 रखेंगे और एक बार x+1 को -1 रखेंगे, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, जब x -1 तुमने लिया तो एक आंसर तो ये आ गया और यहाँ से x बराबर -2 आ गया, ये बोल रहे हो? यस सर। मतलब मालूम है तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे, बिल्कुल बकवास बकवास बातें कर रहे हो, ऐसी बातें करना नहीं। मैं तुम्हें पहले बताऊं, ये जो तुमने लिखा, ये देख रहे हो ना तुम, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है x² प्लस x+1 दिस इज इक्वल टू 0। मतलब तुम्हारे पास बिल्कुल छूट है मुझसे इस तरीके की बकवास की बातें करते रहो, लेकिन फिर सुधार लेना, ठीक है ना? ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई, बनी कि नहीं बनी? यस सर। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक में धाराचार लगाते हैं, इससे आएगा -1 प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2, ये आया -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अरे ये जो नंबर आए ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। यस सर। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आने वाले हैं दे आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। और तुमने जो निकाल के मुझे दिखाया, देखो क्या क्या दिखा दिया तुमने मुझे, एकदम दुनिया ही मुझे दिख गई। ये जो तुम हरकत कर रहे थे ना, ये क्या हरकत, अभी मैं समझाता हूँ तुमको, लेकिन तुमको बात समझ में आ गई कि ये हमेशा जो तुमने हरकत करी ना ये नहीं करते। तुम बात समझ सकते, ये हरकत कब करते हैं ये भी सीखने की जरूरत होती है, और वो भी मैं तुमको अभी यहाँ पर सिखा देता हूँ, लेकिन हर जगह नहीं करते। देखो कब करते हैं, फिर हम लोग लौट के क्वाड्रेटिक में आते हैं, फिर अंडर रूट वाले सवाल पे आते हैं। मतलब देखो मैथमेटिक्स इसी तरीके से आगे बढ़ती है, वो चीजें आपस में मिक्स एकदम इंटरलॉक हो जाती है कि कहीं की चीज कहीं से मालूम लगी, कहीं की चीज कहीं, किसी के मन में कोई विचार था उसने अपना विचार रख दिया, उसके चलते देखो क्या कचड़ा हो गया। रूट्स आने चाहिए थे कॉम्प्लेक्स, और तुमने जो गणित लगाई उससे पता नहीं क्या क्या रूट्स आने लगे। अच्छा वैसे भी देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लगा के देखो, -1 रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। नहीं सर। क्या 1 ये -2 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं करेगा। सेटिस्फाई तो ये करेंगे, तभी तो रूट्स हैं। तो ये सब कैलकुलेशन बकवास है। ये वाला कैलकुलेशन कब इस्तेमाल करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, और वो मैं यहाँ देखो समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास लिखा होता, क्या लिखा हुआ है, n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 7, फाइंड n which is n इंटीजर। मैंने कहा ये इक्वेशन है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है जो कि इंटीजर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब तुम मल्टीप्लाई करके धराचार नहीं लगाना चाहते हो, तो फिर तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्या करोगे तुम इसको सॉल्व करने में, तुम बोलोगे कि ये देखिए लिखा है n एक इंटीजर है, n+1 वो भी एक इंटीजर है, और दूसरी तरफ 7 लिखा है विच इज अ प्राइम नंबर। क्या देख पा रहे हो तुम लोग? यस सर। और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर चाहिए मुझे। अच्छा, क्या प्राइम नंबर फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? अगर फैक्टर होगा उसका तो वो खुद इंटू 1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इधर तो दो इंटीजर्स लिखे हुए, तो फिर क्या किया जाए? तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा कि भाई एक n है, एक n है, अगर n की वैल्यू मैंने 7 के बराबर ले ली तो n+1 को मेरे पास 1 के बराबर ही होना पड़ेगा, तभी तो इधर इंटू 1 मेरे पास हो पाए। ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए वैलिड है कैलकुलेशन, ये तो जनरल कैलकुलेशन था यहाँ पर जो तुमने यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके दिखाया, जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था। क्या मेरी बात तुम समझ पा रहे हो ना? यस सर। और ये वाले कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, और बहुत खूबसूरत सवालों में ये कैलकुलेशन होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो किया वो किस तरीके से हमारी सोच है, हमारी सोच ये है कि भाई n इंटीजर है और एक साइड दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और मुझे क्या करना है, उस n की वैल्यू जो कि इंटीजर आइडेंटिफाई करना है। और जबकि दूसरी साइड मेरे पास प्राइम नंबर लिखा हुआ है जिसको मैंने 7 × 1 लिख लिया, तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है, n को मैं 1 ले लूं और n+1 को 7 ले लूं। या फिर मेरे पास एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है,
n को मैं -1 ले लूं और n+1 को मैं -7 ले लूं, या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि n को मैं 7 ले लूं, -7 ले लूं और n+1 को -1 ले लूं। और क्या मेरी बात समझ पा रही तुम लोगों को? इन सारे केसेस में इसका और इसका प्रोडक्ट 7 आ जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट 7 आ जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट 7 आ जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट 7 आ जाएगा। लेकिन अगर 7 आ रहा है तो क्या n मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी मुझे समझना है। अब देखो, अगर n 7 लिया तो क्या n+1 कभी 1 के बराबर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। हेलो, नहीं सर, नहीं, n अगर मैंने 1 ले लिया तो क्या यहाँ पर 1 रखने पर इसकी वैल्यू 7 आएगी? नहीं आएगी, ये भी रूल आउट हो गया। अगर n मैंने -1 ले लिया और यहाँ रखा तो क्या ये -7 आएगा? ये भी नहीं आएगा। n अगर -7 लिया और यहाँ रखा तो क्या ये -1 आएगा? ये भी नहीं आएगा। मतलब इस इक्वेशन में इंटीजर सोल्यूशन कभी नहीं मिलेंगे, नॉट नो सोल्यूशन। अरे क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। तो ये कैलकुलेशन अभी मैं और तुम लोगों को सवाल ऐसे लिख दूंगा ताकि ये वाला कैलकुलेशन तुम लोगों को समझ में आ जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी जो मेरा टारगेट था वो ये कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जिसका आंसर मुझे आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर किस तरीके से निकल के आने वाला है। मतलब देखो, एक और मैं बात बता दूं। हाँ बोलो सर। फर्स्ट रूट है 4.03, सेकंड रूट 2.97। ये तुमने डेसिमल में क्यों निकाला? तुम फ्रैक्शन में बता दो मुझे। फ्रैक्शन वो अंडर रूट निकाला क्या तुमने? यस सर। अरे मत करो यार, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ। सर मैंने एक सिंपल वे सोचा है इसका। हाँ बताओ। एक और मैं बात बता दूं। देखो, ये अगर किसी को लगता है कि यार ये मैं अभी 10th पास करके आया हूँ, इतनी सारी बातें मुझे नहीं समझ में आती, इररिस्पेक्टिव ऑफ 10th पास किया है 11th 12th पास किया है, फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो टारगेट है, मुझे बहुत छोटी छोटी बातें और सारी बातें सब कुछ सिखाना है और मुझे बहुत ऊपर तक जाना है। मैं बहुत ऊपर तक चला जाता हूँ, लेकिन लड़ाई जो ऊपर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो बेसिक्स बिल्कुल बहुत पक्के होने चाहिए। जैसे किसी ने कुछ जुगाड़ लगा दिया ये, तो उसको लगा उसने सही कर दिया, लेकिन उसने गलत किया था। तो उसको अब ये समझ में आ गया होगा कि यार ऐसी इक्वेशंस में हम ऐसा जुगाड़ लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते हैं, कभी कभी लगाते हैं। और कब कब लगाते हैं? जब वो इंटीजर्स के टर्म्स में बात चल रही है, प्राइम नंबर्स के टर्म्स में बात चल रही है, तो हम लोग इस तरीके का जुगाड़ लगा लेते हैं। ठीक बात है। किसी ने कहा कि उसने कोई जुगाड़ लगाया है? वो 33 + 1 लिख देंगे और जो 1/33 उसका उसको जरा लेट कर लेते हैं a, उससे फिर इक्वेशन वहां जाके खोलेंगे तो x² - 7x + 12 - a - a² होगा। एक मिनट मैं अगले पेज एक मिनट मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x - 3 x - 4 34 डिवाइडेड बाय 33 का स्क्वायर। इसने कहा 34 को लिखे 33 + 1 डिवाइडेड बाय 33 का स्क्वायर। इसने कहा कि अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दूं ना? हाँ सर। तो एक में आ गया 1/33 और एक में आ गया 1/33 का स्क्वायर। यहाँ लिखा है x - 3 x - 4। हाँ अब बताओ सर, जो 1/33 है उसको कॉमन लेके उसको a लेट कर देंगे। a लेट कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 1/33, इसने कॉमन निकाला और इसने कहा कि अंदर बचा 1 + 1/33। इसने कहा कि 1/1/33 को पूरे को a लेट कर लिया जाए, तो ये आ गया a × 1 + a। अब बोलो सर, पूरी जो इक्वेशन है उसको वहां पे ट्रांसफर करके जब खोलेंगे तो x² - 7x + 12 - a - a² होगा। तो 12 - a - a² सर वो हो जाएगा अपना कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा सर इक्वेशन में डालेंगे। हाँ मैं कर रहा हूँ आगे। चलो, इसने इस मतलब बात बुरी दिखा रहा है ये बच्चा। चलिए मैं करता हूँ इसको। तो तुम थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा संभाल लेते तो और बढ़िया काम हो जाता, लेकिन अब जो तुम रास्ते पे मुझे बढ़ा रहे हो, मैं पहले वही से बढ़ जाता हूँ। तुमने कहा मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई किया तुमने तो ये आ गया x² - 7x + 12 - a - a² दिस इज इक्वल टू 0। फिर तुमने क्या बोला? तो इसको सर जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लिखेंगे तो 7 ± √1 + 4a + 4a² x इज इक्वल टू -b। इसने कहा धराचार लगा दीजिए इस क्वाड्रेटिक में, ± √b²
-4 टाइम्स AC डिवाइडेड बाय 2, यही बोल रहे हो ना? 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो 48 आया, यस सर, साथ में प्लस का 4A आया, प्लस का 4A स्क्वायर आया डिवाइडेड बाय 2 आया। इसने कहा कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 49 और ये 48 सिंप्लीफाई हुआ तो 1 आ जाएगा, तो इसने कहा 4A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा आ गया। इसने कहा ये x आ गया। इसने अगले पेज पे बढ़ाया, मुझे कहा कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, फिर इसने मुझसे कहा कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यही बोल रहे हो ना तुम? यस सर, परफेक्ट स्क्वायर 2a प्लस 1। बिल्कुल। इससे कहा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया। 2 इसने कहा कि ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा और अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, अरे याद आ रहा है ना? यस सर, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 7 प्लस माइनस 2a प्लस 1, और ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। और ये मुझे कैसे मालूम चला पॉजिटिव है? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 1/33 है, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव ही होगा डिवाइडेड बाय 2। इसने कहा कि 7 प्लस माइनस a की जगह अब वैल्यू लगा दीजिए, तो 2 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अरे क्या सारे लोग देख पा रहे हैं कि बच्चे ने सवाल को फाइनली सॉल्व कर दिया? एक आंसर ये आ गया और एक आंसर मेरे पास कितना आ गया? 7 माइनस, साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। और क्या ये आंसर आते दिखे हैं सारे लोगों को? नाम बताओ जो जिसने सॉल्व करवाया मुझसे ये सब। और माधव तिवारी ने सॉल्व करवाया है और मुझे कोई शिकायत नहीं, उसने अपने तरीके से उसको जो समझ में आया उसने सॉल्व करके रख दिया और ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रखी। क्या किसी के मन में और कोई आइडिया कि इसी सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर देते तो ज्यादा अच्छे से हो जाता? सर मैंने एक तरीके से करा था, उससे आसानी से हो गया। हाँ बता दीजिए, मैं तो इसलिए हूँ ताकि आप लोग मुझसे अजीब अजीब बातें करें और मैं फिर उसको लेता चलूँ और उससे कुछ अच्छी बातें निकल आए तो फिर मजेदार काम हो जाए। हाँ बोलिए। सर मैंने 34/33 के स्क्वायर को सॉल्व किया तो 0.03 वैल्यू आई। एक पहले मेरी बात सुन लो। मेरे पास कभी भी मतलब ध्यान रखना, अगर मैथ्स में कहीं पर मेरे पास 3/5 लिखा हुआ है तो इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करेगा। क्या मेरी बात सुनी सारे लोगों ने? अगर मेरे पास कहीं पर कितना लिख दिया जाए 1/3 लिखा हुआ है तो इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करेगा, कहने लगे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 0.33 आ गया। ये 0.33 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो जो तुम बता रहे हो कि तुमने इसको डिवाइड करके डेसिमल में नंबर निकाल लिया, ये कभी सही नहीं होता है, ये कभी नहीं करेंगे हम लोग। अगर मैथ्स में मेरे पास जो नंबर जैसा आया वैसे ही लिख लेंगे। 1/2 को जरूर हम लोग 0.5 लिख लेंगे, मतलब जो पूरा डिवाइड हो जाए तो लिख सकते हैं, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं। तो जनरली अवॉइड करेंगे, क्यों डिवीजन, कोई वो बच्चों वाला काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कहीं पाई आ जाए तो बहुत सारे लोगों को पाई की वैल्यू मालूम है कितनी होती है? सर 3.14। 3.14। और कोई बताए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। 22/7। ये सब बकवास है, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। क्या मेरी बात सुनी सारे लोगों ने? पाई इज एन इररेशनल नंबर। ये इट इज नॉट इक्वल टू 3.14। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है ना, ये पक्की वैल्यू नहीं है। तो भाई आप नंबर बदल दे रहे हो, मतलब पाई को अगर तुमने 22/7 लिख दिया तो ये इसके बराबर है ही नहीं। ये तो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कि भाई इसकी लगभग वैल्यू होती है। अच्छा कहीं मेरे पास लिखा हुआ है 1.1, तो क्या मैं 1.1 को हटा के 1 लिख दूं? अरे क्या लिख सकता हूं ऐसा? अरे ऐसे सब गड़बड़ हो जाएगा, अरे ये सब बकवास हो जाएगा भाई। मतलब अगर कोई कहे कि मेरे पास 99 रुपए हैं, मैं आपको दे देता हूं, आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो क्या आप 100 रुपए दे दोगे? नहीं दोगे ना। उस समय 1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर इसमें 0.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, 0.1 भी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई अगर कभी मैथ्स में आ जाएगा तो आज के बाद मैथ्स में पाई को पा ही लिखा रहने देंगे, 22/7 नहीं लिखेंगे, 3.14 नहीं लिखेंगे। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? कहीं पर √2 आ जाए तो √2 को √2 ही लिखा रहने देंगे, उसको 1.414 नहीं लिखेंगे। कहीं पर √3 आ जाएगा तो √3 को √3 ही लिखा रहने देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। चलिए, तो ये सब मुझे पसंद नहीं, तो मैं इसी सम को एक और छोटे तरीके से कर देता हूँ। वो पहले देख लो, मेरे पास ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसको मैंने कहा कि ये जो लिखा है x-3 x-4 33 का स्क्वायर में इधर ले आया और इधर लिख लिया 34। ये जो 33 का स्क्वायर है इसको लिखा 33 इंटू 33 इंटू x-3 इंटू x-4, दिस इज इक्वल टू 32। एक 33 इसके अंदर डाल दिया और एक 33 इसके अंदर डाल दिया, तो मेरे पास सम किसमें कन्वर्ट हो गया? 33x माइनस 99 और एक ब्रैकेट में कितना गया? 33x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 132 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 34। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ऐसा करने से मुझे एडवांटेज क्या मिला? अगर मैंने इस पूरी क्वांटिटी को टी लेट कर लिया तो ये वाली क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? देखो मेरे पास 33x माइनस 99 दिस इज इक्वल टू टी है, तो 33x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t प्लस 99 माइनस 132 दिस इज इक्वल टू 34, और ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा? t माइनस 33 आ जाएगा। हेलो, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इसमें कन्वर्ट हो गई, t इंटू टी माइनस 33 दिस इज इक्वल टू 34। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है अब मैं आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? इसको मैं लिख लूंगा, मतलब वो जितना भी गंदा था उसमें वो सब मैंने हटा दिया। अब ये मेरे पास आ गया 30 टी स्क्वायर माइनस 33t माइनस 34 दिस इज इक्वल टू 0। अरे क्या मिडिल टर्म स्प्लिट होता दिख रहा है? टी स्क्वायर माइनस 34t प्लस टी माइनस 34 दिस इज इक्वल टू 0। टी का फैक्टर कॉमन निकला, t माइनस 34 दिस इज इक्वल टू 0। इधर इससे आ गया t प्लस 1 इंटू टी माइनस 34 दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास कितना आया? इधर t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 34। और t मैंने क्या अज्यूम कर रखा है? t मैंने अज्यूम कर रखा है ये वाला नंबर 33x माइनस 99, तो 33x माइनस 99 दिस इज इक्वल टू -1, यहाँ से 33x दिस इज इक्वल टू 91, 99 इधर जाएगा तो 98, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 98 डिवाइडेड बाय 33, और 33x माइनस 99 दिस इज इक्वल टू 34, 33x दिस इज इक्वल टू 99 इधर ले गए तो मेरे पास 133 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाय 33। क्या आंसर आता दिख रहा है सारे लोगों को? क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? हाँ सर। चलिए, तो बेसिकली मुझे चीजों को मैनिपुलेट करना है। देखो, मैनिपुलेट करने का सबसे जो गंदा तरीका हो सकता था वो यही हो सकता था, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि भाई ये मान लिया जाए कि ये सब a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लो, और ये सब इसमें पंच कर दो और फिर भगवान का नाम लेते चलो और कैलकुलेट करते चलो, फिर कभी अंडर रूट कर दो, फिर जोड़ो घटाओ, कभी ना कभी आंसर आ जाएगा। तो ये ना करने वाला आइडिया है कि भैया करना चालू करोगे, एक स्टेज के बाद अटक जाओगे और फिर कहोगे कि बस अब ये मेरे बस करना है। पता नहीं कैसा सवाल लिख दिया उन्होंने। उस सवाल को लिखने का मोटिव यही था कि अगर बिटवीन द लाइंस इसको मैनिपुलेट कर लिया जाए तो वो थोड़ा हल्के तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा मैंने हल्का करके सॉल्व कर दिया। लेकिन इन सारी बातों से क्या क्या फायदे हुए? और भी रास्ते खुल गए। रास्ते क्या खुल गए कि अब तुम लोगों को ये पक्का मालूम है कि यार ये इन्होंने बता दिया जो कि इस तरीके से सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक बना के, जो कि सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन किसी ने ये भी तरीका सजेस्ट किया कि उसको ये सब समझ में आया। वो इस जगह से चाहता तो सॉल्व कर ले जाता, उसे वो चूक गया। वो कैसे चूक गया? देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये अगर वो बोलता कि मैंने x माइनस 4 को t रख दिया, ठीक है, तो ये वाला नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा?
t+1, तो क्या हो जाएगा कि नहीं? अगर इस नंबर को वो t रख देता तो ये ऑटोमेटिकली t+1 हो जाता, होता कि यस सर। और फिर सवाल देखो तो वो दोनों तरफ एक जैसी चीजें दिखने लगती, तब मैं सॉल्व कर ले जाता। तो मैं यहां से भी कर सकता था सवाल, लेकिन उसने अपनी बहादुरी दिखाई, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसने कम से कम कोई भी बकवास की बात नहीं करी, उसने प्रॉपर मैनिपुलेशन किया और मैनिपुलेट करके उसने परफेक्ट आंसर तक पहुंचा दिया, मुझे कोई खराबी नहीं लगी। लेकिन ये वाला जो किसी ने तरीका बताया था जिसमें कि उसने कहा था कि इसको ये मान लेंगे उसको ये मान लेंगे, वो ये बात समझ गया कि ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने पर गलत हो जाएगा, और गलत हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा तो उस एग्जाम्पल के चलते उससे गड़बड़ हो गया। तो उसने ये बात समझ ली कि यार ये कभी कभी सही होता है, और कब होता है जब वो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही हो। यहाँ तो इंटीजर जरूरी नहीं, एक्स फिर भी निकल सकता था, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया था। तो अब हम लोग वापस लौट के चलते हैं, मतलब हम लोग देखो बहुत सारी बातें करने लगे और वापस लौट के चलते हैं, और किस तरीके की बात करने वाले हैं। हम लोगों ने जहां से शुरुआत करी थी, शुरुआत मैंने करी थी अंडर रूट वाले टर्म से, और अंडर रूट वाले टर्म के कारण मैंने ये बात समझा दी थी तुम लोगों को कि आज के बाद कभी भी कहीं भी अंडर रूट वाला टर्म रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात चल रही हो और अंडर रूट वाला टर्म दिखे तो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। बहुत ही कीमती बात है। और इस पूरे टर्म की जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी कैसे निकल के आएगी, 0 या 0 से बड़ी निकल के आएगी। ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, अगर ए 0 होगा तो 0 के बराबर भी आ जाएगी। इस बात को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया था, डिटेल में भी लिख दिया था कि भाई अगर ए पॉजिटिव होगा तो इस पूरे अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर ए 0 होगा तो अंडर रूट की वैल्यू 0 के बराबर। तो ये बात मैंने सिखाई, और इस बात को सिखाने का मैंने कोई एक बड़ा सा एग्जाम्पल नहीं लिखा जिसकी मदद से तुमको इस बात की ग्रेविटी समझ में आए। तो मैं समझाता हूँ फिर से, इसी जगह वापस लौट के आता हूँ। अरे क्या यहाँ तक सब साथ में चल रहे हैं ना मेरे? हाँ सर। चलिए जी सर। तो जो अंडर रूट वाली बातें थी उसके करस्पॉन्डिंग फिर से मैं एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ x+2 दिस इज इक्वल टू x। अच्छा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखते चलो। मैंने कहा कि ये स्क्वायर रूट वाला सम है, और स्क्वायर रूट वाले सम को कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे स्क्वायर करना पड़ेगा ना, लेकिन स्क्वायर करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि अगर मैं किसी सम का स्क्वायर कर दूं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख के तुम लोगों को दिखाया था कि अगर ये मेरे पास लिखा हुआ है और स्क्वायर कर दिया जाए तो ये वाला सम आ जाएगा, लेकिन दोनों सम सेम नहीं है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो मेरी मजबूरी है, मुझे स्क्वायर कई बार करना पड़ेगा, और स्क्वायर करना पड़ेगा तो मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और किस तरीके की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, देखते चलो। एक मैं करके दिखाता हूँ और फिर मैं तुम लोगों को बातें समझाऊंगा, फिर एक तुमको करने के लिए दूंगा। मैंने कहा मेरे पास ये सम लिखा हुआ है, मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ज्यादा ज्ञान, मैंने कहा स्क्वायर कर बोथ साइड। स्क्वायर कर दिया भाई। अगर मैंने स्क्वायर किया तो एक तरफ आ गया x+2 और दूसरी तरफ आ गया x² माइनस x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चाहो तो धराचार लगा लो, चाहे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। अरे क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, और इससे बड़ा अच्छा लगने लगा कि यार मिडिल टर्म आसानी से स्प्लिट हो गया, और x+1 x माइनस 2 फैक्टर हो गए। अरे क्या एक वैल्यू x बराबर -1 और एक वैल्यू x बराबर 2, अरे क्या दो वैल्यूज आइडेंटिफाई होती दिख रही हैं? हाँ सर। अरे क्या सारे लोगों को दिख रहा है ना ये कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है? यस सर। अच्छा चलो, अगर परफेक्ट है तो लाओ चेक कर लेते हैं। चेकिंग इज द ओनली मेथड जो कि अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कैसे मालूम करेंगे कि मेरे पास आंसर सही है कि गड़बड़ है, सही है कि गड़बड़ है। तो मैंने कहा चेक करो। अभी हम लोगों ने जगह जगह चेक किया कि भाई अगर वो सोल्यूशन होगा तो हमारी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो मैंने x बराबर -1 को चेक करना चालू किया, तो x बराबर -1 को मैंने उठाया और इस वाली इक्वेशन में पंच कर दिया दोनों साइड। तो इधर कितना जाएगा, -1 + 2, और इधर कितना जाएगा -1, इधर कितना जाएगा √1, इधर कितना जाएगा -1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मैं सिखा चुका हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है -1, मैं जानती हूँ तुम लोग। एंड दे आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इसका मतलब क्या हुआ,
x is equal to -1 is not a solution of given equation। क्या मेरी बात सारे लोगों तक पहुंच रही है? फिर मैंने कहा कि अब x is equal to 2 भी चेक कर लेते हैं, और जो सम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, x plus 2 दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, मैंने कहा आप 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + 2, और उधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आया √4, इधर कितना आया 2, इससे कितना आया 2, इससे कितना आया 2, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाली है, 2 = 2। अरे क्या सेटिस्फाई कर गया? यस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन सम लिखा हुआ था √(x + 2 = x), इस इक्वेशन का सिर्फ एक सोल्यूशन निकला, ओनली वन सोल्यूशन, और वो मेरे पास क्या गया, x = सर हाँ जी बोलिए। क्या हम इससे ये मान सकते हैं कि जो भी नेगेटिव वाली जो वैल्यू निकलेगी वो हम कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं डाल सकते? नहीं, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसको और डिटेल में समझाने के लिए तुमने जो बात बोली वो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने बोला कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो रूल्ड आउट हो गई, तो तुमने ऐसा जज कर लिया कि शायद नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर रख गया ना। मैंने तुम लोग क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा होना चाहिए, ये नंबर कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, मतलब x + 2 must be greater than equal to 0, x must be greater than equal to -2। x की वैल्यू जो भी अंडर रूट के अंदर रखी जा सकती है वो कैसी होने वाली है, -2 या -2 से बड़ी, और -2 या -2 से बड़ी है, -2 ये है, 0 ये है, तो इसके बीच के नेगेटिव नंबर भी इसमें रखे जा सकते हैं, but they are not going to satisfy this given equation। तभी x = -1 रूल्ड आउट हो गया। इस बात को और मैं डिटेल में समझाने के लिए एक और सवाल लिख देता हूं, जो कि मैं चाहता हूं तुम लोग अपने आप अटेम्प्ट करो। तुम्हारे पास प्रोसीजर मालूम चल गया। प्रोसीजर क्या है कि भाई तुमको अंडर रूट हटाना है, और अगर तुमको अंडर रूट हटाना है तो तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा, और तुमने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करके इस तरीके की इक्वेशन आ गई, जिसको तुमने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके तुम्हारे पास ये आंसर आ गए। तुमने कहा कि भाई कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गड़बड़ है, क्योंकि धोखा हो जाता है। क्यों धोखा हो जाता है? क्योंकि स्क्वायर करने में लफड़ा होता है। देखो, अरे क्या स्क्वायर करने में लफड़ा होता है कि नहीं? मैं तुमसे कहूं कि 1 = -1 सही है कि गलत है? बताओ भाई। अरे बोल दो भाई। गलत है। गलत है, गलत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं मैंने तो स्क्वायर कर दिया। मैंने कहा कर दे भाई। कहने लगा 1 = 1 आ गया, तो कहने लगा ये सही आ गया। अगर ये सही आ गया तो क्या ये भी सही है ना? ये गलत है अभी भी? अरे ये तो बचपन से मालूम है कि यार 1 - 1 के बराबर नहीं होता है। क्या गलती हो गई? मैंने जबरदस्ती स्क्वायर कर दी। तो गलती क्या हो गई? मैंने स्क्वायर कर दिया। मतलब स्क्वायर करने भी कुछ सिद्धांत होते हैं, मैं हमेशा स्क्वायर नहीं कर सकता। जैसे यहां पर जब मैंने स्क्वायर किया तो कुछ गलतियां हो गई हैं, मुझे मालूम नहीं है अभी, तो मैंने सॉल्व किया, मेरे पास ये और ये आंसर आ गया। और ये जो आंसर आए, अब ये सही है कि गलत है कैसे मुझे मालूम चलेगा? मेरे पास तो और ज्यादा गणित आती नहीं है अभी हम लोगों को। भाई अभी आज तो हम लोगों की 11th की पहली क्लास है, तो मैं बहुत सारी चीज सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम मोटी कॉमन सेंस की बात तो ये समझ में आती है कि अगर ये सोल्यूशन है तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, लाओ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो चेक करने पर मुझे मालूम चला कि दिस इज बकवास, ये नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला रूट हम लोगों ने रूल आउट कर दिया। फिर हमने कहा कि दूसरा वाला चेक करते हैं, और वो सैटिस्फाई कर गया, तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक ही सोल्यूशन आ रहा है। वो जो 2 निकले वो चूंकि मैंने स्क्वायर किया था इसलिए कुछ गड़बड़ी हुई। वो गड़बड़ी क्यों होती है, कैसे होती है, उसको कैसे संभालते, उसके बारे में भी मैंने तुम लोगों को सिखाया नहीं। अभी मैंने सिर्फ मोटी मोटी बात सिखाई कि अगर मेरे पास अंडर रूट वाला टर्म है तो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये मुझे मालूम है। साथ में मेरे पास सिर्फ अभी इतना ही ज्ञान है कि भाई स्क्वायर करो, सॉल्व करके जो आंसर आए उसको लगा दो तो सैटिस्फाई करेगा तो आंसर, नहीं करेगा तो नहीं आंसर। क्या मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर। पक्का ना? इतनी बात सारे लोगों को समझ में आ गई? मैं ऐसे ही एक सवाल लिख दूं, तुम लोग सॉल्व करोगे? अरे बोलिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैं लिखूंगा, मैं तुम लोगों से उम्मीद करूंगा कि तुम लोग सॉल्व करके दिखा दो, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग हाथ खड़े कर दोगे। तो मैंने सवाल लिख दिया।
मैंने कहा कि मेरे पास जो सम लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा 5 मिनट तक। मैं 5 मिनट बाद तुम लोगों से बात करना चालू करूंगा, और तुम लोगों के सारे कष्ट मैं तभी दूर करूंगा, तब तक तुम लोग कष्ट में रहो। अटेम्प्ट करो।
मेरे ख्याल से सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर डाला होगा, और अटेम्प्ट करने के बाद मुझे खूब सारी गालियां भी दी होंगी, क्योंकि मैंने जो सम सॉल्व करके दिखाया उसको सॉल्व करने पर कितनी बढ़िया बढ़िया सी एक्स की वैल्यूज निकल के आई। लेकिन तुम्हारे पास जो सवाल तुमको मैंने करने के लिए दिया, और वो क्या लिखा है देखो, x प्लस वन दिस इज इक्वल टू x। जो मैंने सिखाया तुम लोगों ने वही किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायर किया तो x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक आ गई, मिडिल टर्म तो स्प्लिट हुआ नहीं। तुमने कहा a बराबर वन है, b बराबर माइनस वन है, c बराबर माइनस वन है, और तुमने कहा कि रूट्स निकालते हैं, तो माइनस बी 4ac डिवाइडेड बाय, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये x की दो वैल्यूज निकल के आई, और अब तुम लोग ये वैल्यूज देख रहे होगे और वैल्यूज तुमको देख रही होंगी, और तुम्हारी हिम्मत कुछ लोगों ने बहादुरी दिखा दी होगी कि कहा कि भाई अब ये कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यही तो अभी टूल आता है हम लोगों को, और अगर यही टूल आता है तो निश्चित बात है हम लोग फंसे हुए हैं। या तो बहादुरी दिखा के उसमें लगा दो, अंडर रूट के अंदर रूट बर्दाश्त करो, या फिर कैसे किया इसके बाद तुम लोग बताओगे मुझे। अरे क्या यहाँ तक पहुंचा दिया ना सारे लोगों ने? हाँ सर। इसके बाद Yes, sir. इसके बाद क्या करेंगे ये बताइए? सर मैंने तो पुट कर दिया। पुट कर दिया, बहादुर बच्चा। देखो इसने कहा कि इसने पुट किया, और पुट किया तो क्या आया, x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2। ये रूट उठाया और अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ऐसा आ गया। और ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके अगर इसके बराबर आ गया तो सेटिस्फाई कर जाएगा, वरना नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद क्या किया, कहीं स्क्वायर तो नहीं कर दिया? नहीं सर। हाँ, फिर क्या किया इसके बाद, एटलीस्ट स्क्वायर कर दिया तो मतलब क्या हुआ, स्क्वायर किया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू आई वो तुमने इस वाली इक्वेशन में लगा दी। इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इसी से तो रूट निकले, तब तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरी बात तुम समझ पा रही हो ना? हाँ तो सर। अगर किसी ने कहा कि मैंने अब स्क्वायर कर दिया तो फिर मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर स्क्वायर किया तो फिर इसको कहाँ चेक किया तुमने, फिर तो तुमने ये उठाया और इसमें चेक किया। इसमें थोड़ा चेक करना, ओरिजिनल सवाल को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद क्या करें सर तो फिर हम अंदर जो रूट का उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर 3 प्लस 2 करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बात बोली, आपने कहा एलसीएम ले लिया जाए, 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब क्या करें? और अब इक्वल नहीं आ रहा है तो गलत है। हाँ, वो इसके बराबर नहीं आ रहा है तो गलत हो गया, तो क्या बोलें कि सेटिस्फाई नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप अपना नाम बता दीजिए जरा। गणिका। गणिका, कहाँ की रहने वाली हो तुम? जी मैं नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। तो क्या मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ इतनी देर से? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं बहुत आप कुछ समझाना चाह रहे हैं हमें जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप समझ रहे हैं। देखिए तो ये जो भी अगर मैं इसे रैशनलाइज कर सकती हूँ तो शायद रैशनलाइज करोगे तो 3 माइनस रूट 5 नीचे आ जाएगा। अगर रैशनलाइज करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे जी तो 3 माइनस रूट 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो और बड़ी सरदर्द हो जाएगी। कोई नहीं रहा। हाँ देखो मैं बताता हूँ, मतलब क्या किसी सर हाँ 5 को लेकर नहीं हो रहा कुछ। मैं ठीक है। देखो मैंने क्या जुगाड़ लगाया, एक 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे तो कोई समस्या नहीं है ना, ये तो कर सकते हैं। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वही आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने और देखो खूबसूरत तरीके से लिखा, 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसा? बोले हाँ,
हाँ सर। और ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 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 ये सेम आ गए कि नहीं? यस सर। आ गया। ये नागपुर जी सर। आया, आप समझ गया। ठीक है ना। बेसिकली मुझे जब तक मेरा वो आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कंफर्म ही नहीं होगा कि वो आंसर है कि नहीं, तो जब तक मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर लूंगा, या फिर मेरे पास कोई और मैथमेटिकल रास्ता होना चाहिए, वो भी अभी मैं दिखा दूंगा तुमको। लेकिन उसके पहले मैंने जो सम सॉल्व किया था उसमें और इसमें अंतर हो गया, मतलब देखने में ऑलमोस्ट एक जैसा सम, ये भी और वो भी। बस इसको सॉल्व करके इतनी देखो खूबसूरत सी वैल्यूज आ रही थी, जिनको लगा कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, फटाफट मालूम चल गया कि कौन सेटिस्फाई करेगा कौन नहीं सेटिस्फाई करेगा। लेकिन तुम लोगों को मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल दिया जिसके रूट्स ही इतने गंदे आ जाए, अब बेटा झेलो। तो तुम लोगों ने बर्दाश्त किया थोड़ी देर, मुझे फिर पेन रख के बैठ गए कि यार अभी इसका क्या करें, तो इतने गंदे गंदे नंबर आ गए। तो मैंने तुमको मैनिपुलेट करना सिखाया कि कैसे मैनिपुलेट करके हम लोगों ने आंसर मैच कर दिया। अरे क्या आंसर मैच होता दिख रहा है? एक आंसर कंफर्म हो गया। जी सर। अच्छा, क्या अब तुम लोग दूसरा वाला आंसर भी चेक कर सकते हो? मैं चाहता हूं तुम लोग खुद अपने आप चेक करो। क्या सॉरी, मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये इसमें चेक करना है। क्या मैं चेक करके दिखाऊं कि तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो? सर खुद करेंगे। हाँ बिल्कुल, लाइन ऑफ एक्शन तो मालूम ही है कि जो यहां पर किया वैसे ही वहां पर भी करना होगा। चेक कर दीजिए जरा। सर ये नहीं है। ये नहीं है? नहीं। नहीं, क्या ये x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, वो तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मालूम चलेगा। सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसी तरीके का कुछ कैलकुलेशन होने वाला है जो किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग अपने आप करके दिखाओ। क्या अटेम्प्ट कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? मैं आगे बढ़ाता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस, इसको लिखा, एलसीएम लिया, 3 माइनस रूट 5 बाई 2। अरे यहाँ तक पहुंच गए ना सर लोग? हाँ। यस सर। अब क्या किया जाए? अरे 2 से ऊपर जो मल्टीप्लाई कर लिया जाए। सिक्स को लिखा 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, इसको लिखा 1 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। अरे क्या न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर बन गया? अरे क्या ये 1 माइनस रूट 5 बाई 2 आया? अरे जब यहाँ रखोगे तो क्या ये मैच किया कि नहीं किया?
कर दिया सर। अरे जी मैथ सर। कर गया ना सारे लोगों का। यस सर। अब यहीं से देखो असली ट्विस्ट होने वाला है, और किस तरीके का ट्विस्ट होने वाला है। ये जो आंसर है ये हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन किया है। दिस इज ये पूरा कैलकुलेशन जो तुम लोगों को दिख रहा होगा इसमें गलती है। ये वाला आंसर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, और क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इस कैलकुलेशन में पहले तो गलती खोजो। बताओ कहाँ गलती है। गलती तो कोई नहीं पड़ेगी भाई, सब एक जैसा कैलकुलेशन चल रहा है, जैसा पिछला वाला वैसे ये वाला। वहां सेटिस्फाई कर गया, मैं बोल रहा हूँ सर यहाँ। स्क्वायर कर दिया इसमें। कहाँ स्क्वायर किया मैंने कहीं स्क्वायर नहीं किया। कहाँ पर मैंने स्क्वायर किया? ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। सर 1 माइनस रूट 5/2 नेगेटिव। बिल्कुल, इन्होंने गलती बताई, और उन्होंने क्या बताई कि स्क्वायर रूट की वैल्यू देखिए ये निकाली आपने, और स्क्वायर रूट की वैल्यू देखिए ये निगेटिव आ गई। अरे यही गलत हो गया। स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा कैसी आने वाली है, बोलो। पॉजिटिव। और ये कैसी आ गई? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो मैंने इसको ये लिख दिया ये गलत हो गया। ये सब सही था, ये सारा कैलकुलेशन सही है, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में मैंने ये लिख दिया ये गलत हो गया। तो इसको क्या लिखा जाए देखो। अच्छा ये इसके अलावा एक पहले सवाल, रूट 5 माइनस 1/2। बिल्कुल, ये इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए भाई। फोर। -4 तो कोई नहीं लिखेगा कि बचपन में पढ़ा था कि ये -4 की खोपड़ी पर 2 लदा है और इसकी पावर हाफ है, तो हाफ और ये खत्म हो गया तो ये -4 आ गया। ये बकवास है। मेरे पास अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, ये नेगेटिव आ गई, ये चलेगा ही नहीं। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये जो -4 का स्क्वायर का अंडर रूट लिखा हुआ है इसको क्या लिखूंगा, -4 का स्क्वायर 16 का मतलब क्या हुआ 4 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 4। ये आंसर होगा इसका। जो यहाँ पर आया देखो ध्यान से, ये जो टर्म मेरे पास आया ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है मेरे पास 1 माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। और ये तुम ध्यान से देखो तो ये जो नंबर लिखा हुआ है कैसा नंबर लिखा हुआ है, निगेटिव। ये वैसे ही लिखा जैसे ये -4 लिखा हुआ है। अरे क्या मेरी बात दिख रही है सारे लोगों को? तो मैं क्या करूंगा, इसको सुधार लूंगा। जैसे इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, वैसे इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर लूंगा, दिस इज सेम एज अंडर रूट ऑफ √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अरे दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं, जैसे ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं वैसे ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं। और इसकी वैल्यू मेरे पास अब पॉजिटिव ही आएगी। वो कितनी आएगी, अंडर रूट 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। और क्या x के बराबर आया, x तो ये था, और ये मेरे पास कितना आया √5 - 1/2। मतलब जब मैंने x = 1 - √5/2 अपनी गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास एक तरफ कितना आया √5 - 1/2 और दूसरी तरफ कितना आया 1 - √5/2। दे आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और अगर नॉट पॉसिबल तो मेरे पास उस गिवन क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर आ रहा है, और वो कौन सा आंसर आ रहा है, x = 1 + √5/2 इज द ओनली सॉल्यूशन। x = 1 + √5/2 is the only answer of the given equation। तुम लोगों ने इतना सब कैलकुलेशन देखा तो तुम लोग ये तो बड़ा बवाल है, क्या हद तक चेक करेंगे। मतलब तुम सोचो ना, सम सॉल्व करना अलग बात, और चेक करना अपने आप में एक दो नए सवाल बन गए। ये एक नया सवाल हो गया, ये एक अलग नया सवाल हो गया। तो क्या मतलब हुआ भाई, चेक करने में इतनी ज्यादा जान निकलने वाली है। फिर से ध्यान से देखो, मैं फिर से दोनों सवाल लिखता हूँ और अब मैं चीजों को सम अप कर देता हूँ ताकि तुमको उन बातों की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए जो मैंने तुम लोगों को सिखाई। अरे किसी को इस जगह तक कोई डाउट है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नो सर। ठीक है, ठीक है।
तो मैंने जो पहला तुम लोगों को सम करने के लिए दिया था वो इस तरीके का सॉल्व करके। तुम लोगों को जो तरीका मैंने सिखाया वो ट्रेडिशनल तरीका सिखाया। ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि भाई मैं सॉल्व कर डालूंगा, एक्स की जो वैल्यूज निकलेंगी उनको वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, चेक कर लूंगा, सेटिस्फाई कर गया तो आंसर निकलेगा और नहीं सेटिस्फाई किया तो आंसर नहीं। लेकिन इस पूरी पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई, वो इधर उधर पड़ी हुई हैं, मैं उनको अब एक साथ लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो पहली बात मालूम है सारे लोगों को कि अंडर रूट के अंदर वाला नंबर कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, एक बात। और दूसरी बात मुझे क्या बात मालूम है कि अंडर रूट की जो पूरे की वैल्यू निकल के आएगी, ये पूरा नंबर भी कैसा होने वाला है, 0 या 0 से बड़ा। अरे क्या ये बातें मालूम है ना सारे लोगों को? लो यस सर। ठीक है। यस सर। अब मेरे पास कई तरीके हैं बात को समझाने के, लेकिन जो सबसे आसान, जो कि सारे लोग तुरंत समझ जाएंगे, हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने का क्या सिद्धांत है वो भी मैंने नहीं सिखाया, फिर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने स्क्वायर किया और मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो एक्स की दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक 2 और एक -1। अरे क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही? मैंने कहा कि ये x बराबर 2 आंसर है, दिस इज आंसर, और x इज इक्वल टू -1 नो नॉट आंसर, नॉट पॉसिबल। और वो मैंने क्यों बोला पहले इसमें से। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी अंडर रूट के साथ दिख रही है, इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, या 0 या 0 से बड़ी आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, या नॉन नेगेटिव बोल दे तो ज्यादा बढ़िया, 0 या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है। अगर मैंने x बराबर -1 रख दिया तो क्या होगा, ये वाला नंबर तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला नंबर कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे क्या मेरी बात सुनाई पड़ी सारे लोगों को? हाँ सर। मतलब मुझे अब वो चेक करना ही नहीं पड़ेगा, चेक भी नहीं करना पड़ेगा। देखो फिर से देखो, एक और सम मैंने लिखा, और वो क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x। फिर मैंने कहा इसको सॉल्व करो। सॉल्व किया तो तुम्हारे पास दो आंसर निकल के आ गए, एक आ गया 1 प्लस √5/2 और एक आ गया x इक्वल टू 1 माइनस √5/2। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला नंबर निगेटिव लिखा हुआ दिख रहा है सारे लोगों को? जब मैं हाँ। x की वैल्यू यहां पंच कर दूंगा तो ये साइड निगेटिव आ जाएगी, जबकि ये वाला नंबर अंडर रूट के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। क्या पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब ये वाला रूल आउट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये वाला नंबर देखो पॉजिटिव लिखा है, ये वाला नंबर इसमें रखा जा सकता है क्योंकि ये देखो भी पॉजिटिव बना रहेगा, और ये वाला नंबर जब इधर रखोगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव है और ये पूरी चीज भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव के बराबर, ये एक्सेप्टेड व्हाइल दिस नंबर इज रिजेक्टेड। क्या मेरी बात पहुंच रही है तुम लोगों तक? यस सर। तो वो जो कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने कि होल स्क्वायर बनाया, वो इसलिए करके मैंने दिखाया ताकि तुम लोगों को अहमियत समझ में आ जाए कि ये छोटे छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन फालतू में नहीं किए जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है। और इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि वो मुझे मैनिपुलेट करने में हेल्प करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर वो वाला मैनिपुलेशन भी कर लिया जो कि थोड़ा सा गंदा था, लेकिन उसके अलावा भी क्या मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है जिसके चलते हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया, वो भी मैंने तुम लोगों को समझा दिया। क्या किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से बात को कोई कहीं से एक्सप्लेन कर दूं, अगर कोई डाउट है तो बताइए भाई। कोई बात किसी के मन में, किसी तरीके का धर्म संकट, कोई डाउट नहीं। मतलब मैंने सिर्फ इतनी बात तुम लोगों को सिखाई कि जो नंबर्स हैं वो या तो रियल नंबर हो या फिर इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर होने के लिए अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0। रियल नंबर में अब यहीं से सारा खेल चालू हो जाता है कि अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी और इस पूरे नंबर की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी। यहीं से सारी लड़ाई चालू हो जाती है। और ये समझ लेना 2 साल तक ये मैं बातें करता रहूंगा, तुम लोग गलती करोगे मैं सुधरवाता रहूंगा, फिर एक स्टेज के बाद तुम लोग गलती करना बंद कर दोगे।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अरे क्या मेरी बातें समझ में आ रही ना सारे लोगों को? हाँ जी सर। सर। चलो ठीक। मतलब मैं परेशान नहीं करने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बचपन में तुम लोगों ने सवाल सॉल्व किए होंगे, तो सॉल्व कर डाले और तुम्हारा जो आंसर आ गया, अगर तुमने कैलकुलेशन एरर नहीं करी तो तुमको लगा कि यार मेरा सही है, और अगर किताब में वो आंसर मैच भी नहीं किया तब भी तुम ये कहते होगे कि नहीं नहीं मैंने सॉल्व किया है, मेरा सही होगा। जैसे इन सवालों में भी तुम लोगों को दिख रहा होगा कि सॉल्व किया और मेरे पास 2 आंसर आ गए। अगर मैं इतनी सारी बातें नहीं कहता तो तुमको पक्का भरोसा होता कि यार यही मेरे आंसर हो, लेकिन इतनी बातें करने के बाद थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डाउट आया कि भाई चेक तो करो, और चेक करने पर पता चला कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा और ये नहीं करेगा। और ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इससे ये वाला साइड नेगेटिव हो रहा है जबकि ये पॉजिटिव लिखा है। अब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के बराबर तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया और ये वाला एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे इस वाले में भी तो मुझे बार बार सब्स्टिट्यूट करके चेक करके गंदा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, वो मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि वो मैनिपुलेशन भी तुमको समझ में आए। और यहां से जब मैं ये बात बोलूंगा तो तुमको बिल्कुल पक्का यकीन हो जाएगा कि भाई आज के बाद कभी भी किसी भी सवाल में स्क्वायर करके अगर तुम सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करके कुछ आंसर निकाल रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो आंसर सही हो। और अगर वो आंसर सही नहीं है तो मुझे कैसे कंफर्म होगा सही है कि नहीं है? तो या तो मैं चेक कर लूं जैसे मैंने गंदा कैलकुलेशन करवाया तुम लोगों से, या फिर दोनों साइड पॉजिटिव ही बनी रहे, ऐसा वाला एक्स एक्सेप्ट कर लेंगे बाकी रिजेक्ट। लेकिन अभी इसका और भी खूबसूरत तरीका होता है, जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब बात तुम लोगों को ज्यादा ठीक से समझ में आएगी। तो बेसिकली हम लोगों ने नंबर्स के बारे में बात करी। रियल, इमेजिनरी और रियल नंबर में खूबसूरत बातें समझ में आ गई कि अगर अंडर रूट वाला टर्म लिखा हुआ है और रियल नंबर्स की करस्पॉन्डिंग बात चल रही तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये जो भी पूरा टर्म लिखा है अंडर रूट ऑफ ए, इसकी वैल्यू भी 0 है, 0 से बड़ी। अच्छा, रियल नंबर्स के अंदर भी नंबर्स होते हैं जो क्लासिफाई किया गया है। एक बोलते हैं रैशनल नंबर और एक बोलते हैं इरैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कोई बता दे कैसे क्या होते हैं, डिफाइन कर दो जरा। बोलिए भाई। It's a number which can be expressed in P by Q and Number where Q is not of equal to the Q. form of P by Q where Q is not equal to 0। और बोलिए, और भी कुछ बोला था तुमने? नहीं सर, और बस इतना ही P बोला। and Q are co-prime. P and Q आर Co-prime. बिल्कुल, हाँ सर इक्वल भी तो नहीं हो सकता। इक्वल हो जाएंगे तो क्या सिंपली मतलब को प्राइम बोल दिया तो कॉमन फैक्टर 1 हो जाना चाहिए ना, P एंड Q आर को प्राइम। यस। अगर को प्राइम है तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1, मतलब को प्राइम इंटीजर्स ही होंगे और वो इंटीजर्स कैसे होने वाले हैं, उनमें कॉमन फैक्टर 1 हो जाना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, पाई, √5, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिसमें कि मैंने प्रूव कर करके दिखाया है कि ये सब इर्रेशनल नंबर क्यों होते हैं। जैसे 10(1) भी मैंने किसी वीडियो में डाला था कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, प्रूव करना है। तो ये सब मेरे पास इर्रेशनल नंबर है। हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जगह जगह मैं तुम लोगों को प्रूव कर करके दिखाता रहूंगा। लेकिन ये फिर से वही पुरानी बचपन की बात जो कि जगह जगह आती रही, और याद करना, बेमन से याद किया, जैसा मन किया कर डाला, कभी न्यूमेरिकल में नहीं इस्तेमाल किया। तो एक मैं छोटा सवाल लिखता हूँ। अरे क्या एक सवाल तुम लोग सॉल्व करने वाले हो? हाँ सर। सॉल्व करिए। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व करिए। सो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। किसने बोला कि आंसर है 2 चीज?
अब किसी को ऐसा लग रहा है, किसी और को कुछ और लग रहा होगा, किसी और को कुछ और लग रहा है तो बता दे। किसी ने कहा आंसर इज नो सोल्यूशन, किसी ने कहा नहीं नहीं अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और वो अपना प्रयास किया जा रहा है, सॉल्व करने वाले हैं कुछ लोग। आंसर 1 है सर। किसी ने कहा आंसर इज 1। नाम बताओ तुम अपना। सर माधव तिवारी। अच्छा माधव तिवारी, ये बता तुम कहाँ के रहने वाले हो माधव? सर झांसी। अच्छा अच्छा, यूपी। हाँ मैं झांसी जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक मैं बात बताऊँ तुमको झांसी के बारे में, बताए बताए तुमको? अगर बता दो। बता दें? अब मेरी पैदाइशी झांसी, मेरा ननिहाल है झांसी। चलो, तो किसी ने कहा x इज इक्वल टू 1, किसी ने कहा नो सोल्यूशन, किसी के मन में कोई और आंसर आ रहा है तो बता सकता है। सर नो सोल्यूशन। किसी ने कहा नो सर सोल्यूशन। कुछ समय सॉल्व करने का और समय दे दीजिए। हाँ मैंने समय आपको दिया, आप सॉल्व करके दिखाइए। आप कौन बोल रही थी वैसे? गणिका नागपुर, ठीक। जी। हाँ बताइए, सॉल्व करिए, पूरा पूरा टाइम लीजिए आप, फिर मुझे बताइए। धन्यवाद। अच्छा, अरे वाह। अब नागपुर तुम इतनी मेहनत करोगी तो मुझे पसीना आ जाएगा, अब तुम रुक जाओ, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तुमने। अब थोड़ा स्लो करते कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन, तुम अब आके नागपुर में मैं संतरे खरीदूंगा और तुमको 2 थप्पड़ मारूंगा। इस सवाल में तुमको कैलकुलेशन करने में मजा आ रहा है? अरे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। सर नो सॉल्यूशन। अरे तुम अनिका, तुम देख पा रही हो? जी सर मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट डाउन कर दिया। बस एक काम करो, तुम दारू पी के क्लास मत आया करो प्लीज। अरे नहीं सर, अच्छा हमने ठीक कैसे दारू पिएंगे? ठीक। तो चलो तुमने गलत नोट कर लिया, लेकिन अभी सारे लोगों को देखा होगा कि ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। तो पहले नजर में जैसे झांसी ने बताया कि x इज इक्वल टू 1 आंसर आने वाला है, लेकिन फिर से कुछ लोगों ने कहा कि नो सोल्यूशन आंसर आने वाला है। और ये नो सोल्यूशन क्यों बोला जा रहा है? उन्होंने कहा कि अभी आपने ये सब बातें करी हैं तो फालतू में तो नहीं करी होंगी, इनका भी कोई मतलब है। और क्या मतलब है? कि मैथ्स में आज के बाद p बाई क्यू के फॉर्मेट में कोई भी चीज दिख जाए तो मैं सबसे पहले लिखूंगा q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब एक जितनी कीमती बात ये तुमको सिखाई मैंने, उतनी ही कीमती बात ये भी है जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो और इनके कारण सवाल गलत हो जाते हैं, लेकिन उनको गलत नहीं करने देना है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला कि आज के बाद अगर मैथ्स में कभी भी कहीं भी p बाई क्यू के फॉर्मेट की कोई भी चीज नजर आएगी तो मैं सब सवाल बाद में सॉल्व करूंगा और क्या लिखूंगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और तब आएगा x इज इक्वल टू 1। लेकिन मैंने तो मना किया कि x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या ये वाला 1 एक्सेप्ट हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी डिनाई कर रखा है कि x के नॉट हैव वैल्यू 1। तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है? अरे क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ सर। ठीक है ना? तो जितने लोगों ने नो सोल्यूशन बताया वो सही बताया, जिन लोगों ने गड़बड़ करा उन लोगों को सुधार लेंगे। इसी सम के बजाय अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता, इसमें भी नो सॉल्यूशन होगा? नहीं नहीं भाई, अब की बार x
-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब मैंने क्या किया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल किया तो मेरे पास आया x स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू प्लस -1। अरे क्या दिख रहा है ना, दो वैल्यूज आई लेकिन x प्लस 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो जो बचा आंसर है वो क्या है, x इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर। अरे क्या यहाँ तक बात सारे लोगों को समझ में आती दिख रही है? हाँ सर। Yes, sir. तो मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैंने सिर्फ और सिर्फ बातें बहुत सारी करी हैं, जो बात सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखी तुम लोगों ने वो ये कि ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि नहीं भूलोगे साल भर, मैं जगह जगह गलतियां करवाता रहूंगा, और एक ये जरूरी बात है कि ये मेरे पास गलतियां करवाता रहेगा जगह जगह आइडिया, इन गलतियों को सुधारते रहेंगे। आज की पहली क्लास का सिर्फ इतना ही सा काम था कि थोड़ी थोड़ी बातें सबसे हो जाए, बाकी अब हम लोग अगले टर्न मिलेंगे। अगला टर्न हम लोगों का सैटरडे नहीं होगा, सैटरडे आज कौन सा दिन है, थर्सडे है ना, सैटरडे नहीं होगा, वो ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे को 1 अप्रैल है, तो हम लोग 1 अप्रैल को रात में 9 बजे मिलेंगे। अब दिन में क्लास नहीं होगी तुम लोगों के, तो मेरे पास जो क्लास का टाइम होने वाला है वो 9 से 11 ऑन 1 ऑफ ट्यूसडे 246 वाले डेज। चलिए बाय बाय। अगर किसी को कोई दिक्कत हो कभी भी वो हम लोगों से हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकता है, बाकी अगले टर्म मुलाकात होती है।